कोरोना से आर पार की जंग के मूड में अब आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज और कल 2 दिन तक पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक करने वाले हैं। इसमें कोरोना के कंट्रोल पर बारीकी से सभी की राय जानेंगे और अपना गुरु मंत्र देंगे। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि क्या 17 जून यानी कल के बाद सख्त अनलॉक 1 लगेगा? मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए। ये 5 तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों में आपको पीएम मोदी की कोरोना से लड़ने की स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। अब तक पीएम मोदी 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं। तब चर्चा कोरोना के हालात के साथ साथ लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हुई थी, लेकिन आज और कल जो चर्चा होगी वो ज्यादा गंभीर है। इस बार जोर देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले और उसका मिलकर समाधान ढूंढने पर होगा। अनलॉक 1 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज पहली बैठक है। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने प्लान फिक्स कर लिया है। अब की बार कोरोना से आर पार के मूड में होंगे पीएम मोदी। उनका फोकस बस इसी मुद्दे पर होगा कि बिना राजनीतिक स्वार्थ और बिना लाग लपेट के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री खुले दिल से अपनी बात सामने रखें, जिससे हर राज्य की पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो सके और कोरोना के खिलाफ मुकम्मल प्लान तैयार हो सके। कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फैसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल मैन पावर की ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। अब तक पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से हुई बैठकें एक दिन में होती थीं। एक ही दिन में मैराथन बैठक कर पीएम मोदी करीब करीब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते थे, उनकी बातें सुनते थे। लेकिन अब की बार पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बैठक के अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया है। बैठक एक दिन की बजाय 2 दिन में होगी। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल बैठक होगी। आज दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में 21 उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और शीर्ष अधिकारियों से पीएम मोदी बात करेंगे जहां भी कोरोना का संक्रमण कम है। इन राज्यों में पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। इसी तरह कल भी दोपहर 3 बजे पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे जहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। इसका कारण भी बहुत साफ है। इससे पहले 11 मई को पीएम मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों से आखिरी बार बातचीत की थी, तब देश भर में कोरोना के कुल 67,000 मामले थे, लेकिन आज ये आंकड़ा 3,43,000 के करीब पहुंच चुका है। यानी पिछले 36 दिनों में देश भर में कोरोना के केस करीब 5 गुना बढ़े हैं। ये वाकई चिंता का सबब है और ये चिंता पीएम मोदी को भी है, जो उनकी हर स्पीच से साफ साफ झलकती है, और वो है जीवन बचाने की चिंता, जिस पर वो हमेशा जोर देते रहे हैं। साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल प्रभावित हैं। ऐसे में इन राज्यों में कोरोना पर पकड़ मजबूत करने में पीएम मोदी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दिल्ली में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अमित शाह एक्शन में हैं।
दिल्ली का मोर्चा अब अमित शाह ने संभाल लिया है। कल उन्होंने अलग अलग पार्टियों के साथ एक मैराथन मीटिंग की और फिर एलएनजेपी अस्पताल का दौरा भी किया। वही अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल, जहां से बदहाली की चौंकाने वाली तस्वीरें इंडिया टीवी ने दिखाई थी। उस अस्पताल में गृह मंत्री डॉक्टर्स और नर्स से मिले और कुछ जरूरी फैसले किए। दिल्ली के जिस लोकनारायण जयप्रकाश अस्पताल यानी एलएनजेपी अस्पताल से पिछले हफ्ते ये तस्वीर बाहर आई थी। सोमवार को वहां के हालात बिल्कुल अलग थे। अस्पताल के वार्ड के अंदर खुद देश के गृह मंत्री थे। पिछले हफ्ते जिस अस्पताल के वार्ड और कॉरिडोर में शवों का ढेर लगा था, उसी अस्पताल के ग्राउंड जीरो पर कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान तैयार हो रहा था। कोरोना से बेहाल देश की राजधानी दिल्ली को उबारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। कल अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, अस्पताल का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की, नर्सों से बात की, डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया। कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद देश के होम मिनिस्टर का किसी अस्पताल का पहला दौरा है। अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है और दिल्ली में जिस तरह से कोविड के इलाज को लेकर लापरवाही सामने आ रही है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो पिछले 3 दिनों में लगातार केंद्र के स्तर पर ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं। वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिले, नर्सेज से मिले, उनकी हौसला अफजाई की और ये जो यहाँ पर हॉस्पिटल में कमियां हैं उस सबका उन्होंने ब्यौरा लिया। इंडिया टीवी पर हमने आपको एलएनजेपी अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे लाशों के बीच मरीज बैठे हैं, किस तरह बेड के नीचे शव पड़ा था और उसी बेड के ऊपर एक महिला मरीज बैठी थी। वार्ड्स में भी लाशें पड़ी थी, लॉबी में लाशें थी। मामले ने तूल पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो खुद गृह मंत्री को एक्शन में आना पड़ा। खुद एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए और एलएनजेपी को सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए। अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिससे किसी भी कमी को छिपाया न जा सके। 24 घंटे हर बेड के मरीजों की मॉनिटरिंग होगी। अमित शाह ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके एलएनजेपी के साथ साथ दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। पिछले हफ्ते जहां हर तरफ बदहाली दिखती थी, वहां अब ऐसी हालत नहीं है। गृह मंत्री ने अस्पताल का जायजा लेने के बाद अस्पताल के एमएस से सवाल जवाब किए। के और बच्चों का रेशियो क्या है? सर रफली सर हमारा जो डेथ रेट है वो 2 से 3% के बीच है, तो 97% हमारे पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। हाँ ये है सर हमारे पास सर, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया से पेशेंट आते हैं और पेशेंट जो है वो सिर्फ और टर्मिनली है, क्योंकि हमारा ये टीचिंग हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर है। So we receive lot of the patients with respiratory failure, multi-organ failure, kidney failure patients. तो दिल्ली के कितने होंगे, बाहर के कितने होंगे? सर दिल्ली के हमारे पास जो डेथ हुई है वो 555 रहता है और दिल्ली के बाहर की जो डेथ है वो ओनली 14 है। एडमिशन काफ़ी सारे हमारे 20 से 25% दिल्ली से बाहर हैं, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में। सर कोविड के हमारे पास टोटल पॉजिटिव एडमिशन 3,358 हुए हैं अभी तक। 3,387 आज एक्टिव कितने हैं? आज एक्टिव 580 एक्टिव है सर, टोटल 768 एडमिशन। करीब 1.5 घंटे तक गृह मंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल में रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से निकलकर कोरोना के इमरजेंसी वार्ड्स की तरफ पैदल ही गए। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने हमें ये बोला कि जो नर्सिस है वो बैकबोन है और अपने हौसले बुलंद रखो। हमने बोला हमारे हौसले बुलंद है। क्या पूछा उन्होंने, क्या सुझाव दिया आपने? उन्होंने हम लोग को नर्सेस को जो है आगे फ्रंट उसमें माना है, तो हम लोग को बुला के हम लोग को स्पेशली बात किया है, थैंक यू बोला और आगे मोटिवेट किया है कि हम आपके साथ, आप जो काम करना है हम लोग सब आपके साथ है। तो इससे इतना हम लोग मोटिवेट होते हैं ना, जब सीनियर बंदा आता है ना, रियली विल फील खुश हो जाता है। आज से हमें बहुत ज्यादा अच्छे से मोटिवेशन हमें मिल गया, क्योंकि अमित शाह जी ने हमें मतलब बहुत अच्छा से हम लोग फ्रंट लाइन में करके हमें मिलना चाहते करके बोला है, तो हमें वो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल गया। दिल्ली का जख्म बड़ा है, इसलिए इलाज के लिए भी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी।
एलएनजेपी हॉस्पिटल जाने से पहले अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर सर्वदलीय बैठक की। 24 घंटे में उनकी तीसरी बैठक थी। बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि अब दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार फ्रंट पर रहेगी। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सारी खामियों को दूर किया जाएगा। सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि अब दिल्ली में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होगी। अब ऐसा टेस्ट शुरू होगा जिसमें सिर्फ 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के लिए लोगों को अब सिर्फ 450 रुपए देने होंगे। इसके अलावा स्क्रीनिंग भी बढ़ाई जाएगी। तय हुआ कि 18 जून से दिल्ली में एक दिन में 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। अब दिल्ली सरकार ने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट लैब्स को भी फुल कैपेसिटी में काम करने को कहा है। आदेश के मुताबिक अब प्राइवेट लैब्स को 48 घंटों में मरीज की कोरोना रिपोर्ट देनी होगी ताकि कोरोना का पता समय से लग पाए। उधर महाराष्ट्र में दिन ब दिन कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने लोगों को बेहाल कर दिया है। एक दिन में सबसे अधिक 178 मौत रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके बाद से लोगों की सांसें थम गई हैं। लोग परेशान हैं, चिंतित हैं और ऊपर से वेंटिलेटर की कमी की मार से मुंबई कर सो नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 178 लोगों ने तोड़ा दम। 1,10,000 से ऊपर पहुंचा कोरोना का केस। महाराष्ट्र में कोरोना खौफ का दूसरा नहीं, पहला नाम बन चुका है। खासकर दौड़ती भागती माया नगरी मुंबई के पैर को इस कोरोना ने पूरी तरह जकड़ लिया है। अब तो करीब करीब मुंबई की हर गली और मोहल्ले से चीख पुकार की आवाज आम हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आंकड़े देख लीजिए, खुद समझ जाएंगे। सोमवार को महाराष्ट्र में 2,786 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना का कुल केस 1,10,744 हो गया। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 178 मौत के बाद कुल आंकड़ा 4,128 तक पहुंच गया। मुंबई की बात करें तो सोमवार को यहां 1,066 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल केस 58,226 तक पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 2,248 हो गई है। मुंबई में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। कल कोरोना के चलते 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इसके साथ ही मुंबई में अब तक कुल 43 पुलिसकर्मियों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। मुंबई के जिन 3 इलाकों से कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए, उनमें धारावी ने गजब का कंट्रोल दिखाया है, जहां कल महज 25 नए मामले सामने आए। हालांकि वहां कोरोना के अब कुल केस 2,068 तक पहुंच गए हैं। दादर में 25 नए केस सामने आने के बाद कुल केस 540 हो गए हैं। तो वहीं माहिम में 33 नए केस के बाद कुल आंकड़ा 792 तक पहुंच गया है। यानी इन तीनों इलाकों को मिला दें तो 83 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा 3,400 तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र का हाल आपने देख लिया, अब आपको देश के उन राज्यों का हाल भी बता देते हैं जहां कोरोना का प्रकोप काफी ज्यादा है। दिल्ली में सोमवार को 1,647 मामले सामने आने के बाद कुल केस 42,829 तक पहुंच चुका है और मौत का आंकड़ा 1,400 हो गया है। सोमवार को तमिलनाडु में 1,843 नए मामले सामने आने के बाद कुल केस 46,504 हो गया है। मौत का आंकड़ा 479 तक पहुंच चुका है। गुजरात में सोमवार को 514 मामले सामने आए और कुल केस 24,104 तक पहुंच गया और कुल मौत 1,506 तक पहुंच गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां कल 476 केस सामने आए और कुल आंकड़ा 14,091 तक पहुंच गया और कुल 417 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे आंकड़े पर गौर करें तो देश भर में कुल कोरोना केस का करीब 34% अकेले महाराष्ट्र में है, जिसके बाद आज से 2 दिनों तक मुख्यमंत्रियों संग होने वाली बैठक में पीएम मोदी का फोकस महाराष्ट्र और दिल्ली पर कुछ ज्यादा ही रहेगा। और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं।
लेकिन उनकी खुदकुशी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐलान किया है कि बॉलीवुड में आपसी दुश्मनी की जांच भी अब मुंबई पुलिस करेगी। जी हां, प्रोफेशनल दुश्मनी के एंगल से भी अब इस सुसाइड मिस्ट्री की जांच की जाएगी। सुशांत का परिवार लगातार इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है, तो वहीं बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने भी सुशांत की सुसाइड को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। सुशांत की अंतिम विदाई पर आसमान रो पड़ा। लोगों की आंखें तो नम थीं, ऊपर से बादल का कलेजा भी फट पड़ा। 34 साल की उम्र ही क्या होती है, अभी तो बहुत दूरी तय कर रही थी सुशांत को, लेकिन वो ऐसे सफर पर निकल पड़े जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। जब कूपर हॉस्पिटल से सुशांत की अंतिम यात्रा एम्बुलेंस से शुरू हुई तो बारिश हो रही थी। कोरोना संकट के दौरान श्मशान में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत थी। अगर कोरोना का काल न होता तो इतनी खामोशी से कौन जाता भला। सिर्फ 34 साल का सुशांत, सिर्फ 11 फिल्में करके स्टार बने सुशांत ने जिस तरह से मौत को गले लगाया, उसने फिल्म इंडस्ट्री के चमक दमक के पीछे के एक घना अंधेरा होने का शक पैदा कर दिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। सुशांत की खुदकुशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसे ही कई सवाल लेकर बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां भी सामने आ गई हैं। कंगना रनौत समेत कई बड़ी हस्तियां ये कह रही हैं कि बॉलीवुड में खेमेबाजी की वजह से सुशांत डिप्रेशन में थे और यही वजह है कि उन्होंने आत्महत्या की। सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने सुशांत को लेकर फिल्म पानी बनाने का फैसला किया था। कहते हैं इस वजह से सुशांत ने कई बड़ी फिल्में छोड़ दी थी, लेकिन बाद में शेखर कपूर ने यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया। शेखर कपूर ने ट्वीट कर लिखा, मुझे मालूम है कि आप दर्द से गुजर रहे थे। मैं उन लोगों की कहानी जानता हूं जिनकी वजह से आप इतनी बुरी तरह टूटे कि मेरे कंधे पर सिर रखकर रोए। काश पिछले 6 महीने में आपके आसपास होता। काश आप मुझ तक पहुंच पाते। जो आपके साथ हुआ वो उन लोगों के कर्म हैं, आपके नहीं। यानी बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जिन्हें पता था कि सुशांत किस दर्द से गुजर रहे थे, लेकिन ये दर्द उनकी जान ले लेगा किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस ने सुशांत की बहन और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी समेत 6 लोगों का स्टेटमेंट लिया है। सुशांत के परिवार वाले भी यही कहते हैं कि सुशांत हारने वालों में से नहीं था। कोई उसे इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि इन बातों से वो प्रेशर में आने वाला लड़का था। इतना सारा अच्छा काम कर रहा था, अच्छा फिल्म बना रहा था, अभी छिछोरे बनाया था जो डिप्रेशन के आधार पर ही बनाया था। तो मुझे नहीं लगता कि जो दूसरों को ज्ञान देता, जो दूसरे को सिखाता था, वो खुद ऐसा स्टेप ले लेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है अब किस तरह का प्रेशर वो झेल करके ऐसा कदम उठाया। ये पर्सनल प्रेशर ज्यादा रहा उन पे या प्रोफेशनल प्रेशर? मुझे नहीं लगता प्रोफेशनल कोई प्रेशर होगा। नीरज जी, एक सवाल ये भी है कि क्या चीज थी, आपको किस चीज को लेकर शक हो रहा है कि सुशांत जैसा बड़ा एक्टर जो है इस तरह से खुदकुशी नहीं कर सकता? कोई एक चीज उनके पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ते होंगे या फिर किसी ने उनको फोर्स किया होगा इस स्थिति में? मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा फोर्स करने वाला व्यक्ति होगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो वो सामने आ जाएगा, 2-4 दिनों के अंदर खुद सामने आ जाएगा। अब किस परिस्थिति में ऐसा कर लिया बता नहीं सकते। सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें किसी तरह के फाउल प्ले की आशंका नहीं लग रही। सुशांत की मौत हैंगिंग और दम घुटने की वजह से हुई।
उनके शरीर में कोई एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स भी नहीं हैं। कुल मिलाकर सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुशांत ने अपनी मुस्कुराहट में अपने गम को आखिर तक छिपाए रखा और इसी के साथ वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज कितनी तेजी से भागा देश का कोरोना मीटर।